कल का क्लास रिवीजन किया था, ये बताइए। जी सर, क्या बोले? कल का क्लास रिवीजन किया था कि नहीं? नहीं की थी सर ये। अच्छा किया, रिवीजन करने की जरूरत क्या है ना। देखो हमने स्टार्ट करा था, तो सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरह से हल थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बैकग्राउंड बता दिया था मध्यकालीन भारत का। मध्यकाल से थोड़ा सा बैकग्राउंड लिया था आधुनिक भारत में आने के लिए, यानी कि उत्तर मुगल से हमने देखा था, है ना। उत्तर मुगल काल से हमने देखा था। और इसके बाद हमने दूसरा क्लास देखा था कि किस तरह से आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था। यूरोपीय कंपनी जो समुद्री मार्ग से भारत में आया था, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। और ये चैप्टर हमने शुरू करा था, और इसमें हमने स्टार्ट में सबसे पहले देखा था कि किस तरह से भारत आने वाला पुर्तगाली था, है ना। पुर्तगाल, ये क्रम भी जैसे याद रखो, डच या इसी को हॉलैंड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉलैंड। ठीक है, अंग्रेज। इसके बाद ब्रिटिश, अंग्रेज। ब्रिटिश के बाद, ब्रिटिश के बाद ब्रिटिश के बाद डेनिश। डेनिश, और डेनिश के बाद फ्रेंच। हाँ, डेनिश, और लास्ट में हो गया फ्रांसीसी। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमने पुर्तगाल के बारे में पूरा पढ़ा है। ठीक है, पुर्तगाल के बारे में हमने पढ़ लिया। पुर्तगाल, इसमें देखा आपने कि ये किस तरह से पुर्तगाली जो है 1498 में भारत आया था। क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वेरी गुड। किसके सहायता से आया था? नाम में भूल जाते हैं अक्सर। 20 मई 1498 में ये भारत आया था। और आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने बताया था कि वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा था, और यहाँ पर इसकी जो सहायता की थी एक गुजराती व्यापारी था, अब्दुल मजीद। अब याद आया? अब्दुल जी मजीद, ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। ठीक है, नामा सामने आता है तो याद आ जाता है, ऐसे नामा ऐसे याद नहीं रहता, अक्सर भूल जाता है। ठीक है, और वहां पे जमोरीन ने इसका स्वागत किया था, और इसका विरोध करने वाले किस तरह से, मैंने बताया था कि किस तरह से जो अरब देश के व्यापारी लोग हैं इसका विरोध भी किया था। और देखो, पुर्तगाली जो कंपनी है, पुर्तगाली कंपनी, इस कंपनी का नाम क्या था? याद करिए, आप लोगों को जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखवाया था, ध्यान है, जब हम इंडियन पॉलिटी कर रहे थे तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भी इतिहास के कुछ पार्ट करवाए थे, और किस तरह से कौन कौन सी कंपनियां कब आई थी, और उसमें हमने ब्रिटिश कंपनी के बारे में पढ़ा था। और उसके जो संवैधानिक सुधार थे भारत में, चाहे वो चार्टर एक्ट से लेकर के हमने स्वतंत्रता के अधिनियम तक पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड वहां पे हमने देखा था। हिस्ट्री का एक मेजर पार्ट हमने एक वहां पे कवर किया है, वो तो है ही। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हमने करा है ना, याद रखना, वहां पे हमने पॉलिटी के साथ पढ़ लिया है, तो वो उसको यहाँ पे अब रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे याद रखो कितना डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, तो दोबारा उसको नहीं रिपीट करके केवल हम अपना जो मेन पार्ट है हिस्ट्री का, एक अलग पार्ट उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था? इसके कंपनी का नाम क्या था? एस्टादो द इंडिया। ठीक है, एस्टादो द इंडिया। क्लियर? ये उसके कंपनी का नाम था, एस्टादो द इंडिया। याद आया या नहीं याद आया? ठीक है,
अब चलिए आज हम डच के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। डच, तो हेडिंग दो डच। नेक्स्ट, डच। क्लियर? आज का हेडिंग है हमारा डच। ठीक है, डच। या कई बारी जैसे आपको पूछ दे कि भाई इसी को हॉलैंड अभी हमने देखा। डच, देखो डच के बारे में अगर शुरुआत करें तो डच अगर हम ईस्ट के तरफ इसका व्यापार अगर देखें तो जो डच वासी है या आप कहें हॉलैंड, ठीक है, इसकी अगर बात करें तो ये लोग एक अभियान किया था, और ये अभियान किया था 1595 में। 1595 में एक अभियान था इसका, और इस अभियान में कार्नेलियस हाउटमैन, याद रखना, हाउटमैन करके याद नाम रखना, नहीं तो पूरा नाम अगर चाहो तो कार्नेलियस, ठीक है, कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों ने एक पहला अभियान किया था। क्लियर? और ये लोग कहाँ पहुंचे थे? और ये लोग सुमात्रा, इनके नेतृत्व में सुमात्रा पहुंचे। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है। सुमात्रा पहुंचे थे। अब देखो, आपने बुक पढ़ा होगा, और जब ये सुमात्रा पहुंचा था, और इसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पुर्तगाली इन्वॉल्व हुआ था ईस्ट के व्यापार में और भारत के साथ व्यापार में, उसी तरह से यहाँ पे एक कहानी बनेगी, और हॉलैंड या डच के जो वहाँ के जो शासक है वो एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लो एक चीज, नोट डाल करके लिख लेना, स्टार लगाकर, स्टार लगाइए, यहाँ पे 2-3 स्टार लगा देना। लिखो भारत में, या पूर्व, ऐसे लिख देना, पूर्व में व्यापार, पूर्व में व्यापार, या ब्रैकेट में लिख देना भारत। ठीक है, भारत, ऑब्लिक डाल करके भी लिख सकते हैं। पूर्व में केवल भारत नहीं और भी था, तो आप लिख दीजिए भारत में या पूर्व में व्यापार के लिए सर्वप्रथम सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी किसने बनाई थी? लेवेंस कंपनी। हाँ, कंपनी डचों द्वारा ही स्टैब्लिश किया गया था। लिख लीजिए, सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी कंपनी है वो स्टैब्लिश करने वाले डच थे। ठीक है, और आप ये देखेंगे कि, और इसी में कंटिन्यू लिखिए, 1602 ईस्वी में हॉलैंड के संसद ने, हॉलैंड के संसद द्वारा हॉलैंड के संसद द्वारा, डच या हॉलैंड के संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, प्रस्ताव पारित किया गया, और इस प्रस्ताव के आधार पर, इस प्रस्ताव के आधार पर, ठीक है, 1602 में ही एक कंपनी बना था, उस कंपनी का नाम था, लिख लेना, इस प्रस्ताव के आधार पर बिरिंग दे ओस्ट, बिरिंगदे ओस्ट इंडिसे, बिरिंगदे ओस्ट इंडिसे। ठीक है, एक ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, ये, इसमें काफी लोगों का शेयर लगा हुआ है। और लिख लो, इसका जो आरंभिक शेयर था, आरंभिक, इसमें लिख लीजिए, आरंभिक पूंजी
आरंभिक पूंजी, और ये कई सारे लोगों का शेयर था। ठीक है, आरंभिक पूंजी है ये 65 लाख, लिख लीजिए 65 लाख गिल्डर, गिल्डर ध्यान रखना, गिल्डर से एक ज्वाइंट कंपनी बनी थी। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या था? बिरंग दे ओस्ट इंडीसे, लिख लिया। लिखिए, इस कंपनी को बिरंग दे ईस्ट जो ओस्ट इंडीसे है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? उसे लिख लीजिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड, क्लियर? नोट किया इसको? हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है, लिखी नहीं है गिल्डर। हाँ लिखिए इसको। गिल्डर क्या है सर? है गिल्डर गिल्डर, करेंसी है इनकी, गिल्डर। ठीक है, 65 लाख गिल्डर के द्वारा मतलब लगाया गया था इसमें, और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये एक इसके लिए कई शेयर जारी करा गया था और बहुत सारे शेयर होल्डर के पैसे लगे हुए थे। हमने शुरू में ही लिखा कि ये संयुक्त पूंजी था। ठीक है, और संयुक्त पूंजी कंपनी स्थापित करने वाला और सबसे पहला कौन था? डच था। ठीक है, क्लियर? और इसने जो कंपनी की स्थापना किया था उसका नाम था बिरिंग दे ओस्ट इंडीसे, जिसे हम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसमें नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया ना? नेक्स्ट पॉइंट बनाओ। इसका स्थापना कौन किया था? क्या ये देखो, ये किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, ये संयुक्त पूंजी पे बना हुआ कंपनी है। यहाँ लिखा है ना कि संयुक्त पूंजी है, और ये स्थापना हुआ था। अभी आपने शुरुआत में क्या देखा कि 1602 में, 1602 यहाँ देखो, 1602 में हॉलैंड के संसद ने क्या करा था? एक प्रस्ताव लाया था, और इस प्रस्ताव के द्वारा इस कंपनी की स्थापना की गई थी, और इसमें संयुक्त पूंजी लगा था लोगों। ठीक है, स्थापना हुआ था जी सर। संसद के प्रस्ताव के आधार पर। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आइए। अब देखो, जब ये कंपनी बन गई तो स्वाभाविक है कि कंपनी का इंडिया में भी व्यापार होगा। तो ये कंपनी जो भारत में आई थी, तो लिख लीजिए सर्वप्रथम ये 1605 में भारत में आ गई थी कंपनी। ठीक है, तो एक डेट ये भी लिख लो, स्टार लगा करके लिख लेना, 1605। 1605 लिख लीजिए। 1605 में 1605 में ये जो भारत में अभियान हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? 1605 में भारत का जो अभियान हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? अभी मैंने बताया सुमात्रा वाला कहानी। ठीक है, तो सुमात्रा किसके नेतृत्व में हुआ था, याद रखना है। और किस तरह से मैंने बोला कि हाउटमैन। और अभी जो 1605 का जो अभियान है इंडिया की तरफ, लिखिए सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में इसका नाम था, जो भारत आया था, क्या नाम था? याद करो, वांग देर हेंग। याद है? देर हेंग। इसलिए कहता हूं ना कि एक बार कॉपी, पिछले कॉपी को भी रिवीजन कर लेना चाहिए। जब मैंने भारत के लिए जब राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे थे,
तो वहां पे शुरुआत में कुछ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया था और वहां पे ये सब चीजें पढ़ाया था आपको। तो लिख लीजिए 1605 में ये डच नौसैनिक या सेना था वांग देर हिंग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान भारत में हुआ था। ये फर्स्ट अभियान था इसका। अभियान कहाँ? भारत। लिख लिया। और इन्होंने जब ये हेंग ने कहा, इसका जो फर्स्ट अभियान में इसने अपना केंद्र, और आमतौर पे जिसे हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री क्या होता है? उत्पादन केंद्र होता है जो हम नहीं सर, भंडारण केंद्र होता है। हाँ, फैक्ट्री मतलब भंडारण केंद्र ही नहीं, कहने का मतलब वो उसका एक व्यापारिक केंद्र कहिए, जहां पे वस्तुओं को ला करके भंडारित भी किया जा रहा है, वहां से मतलब कि ट्रेडिंग हो रहा है, मुख्य ट्रेडिंग पार्ट एक तरह से। तो इसने जो पहली जो फैक्ट्री बनाई थी वो कहाँ बनाया था? डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? कोचिन। कोचिन नहीं, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम। देखो, पूछने पर कोई बात नहीं, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप गलती बताएंगे और जब मैं सही बताऊंगा तो वो याद हो जाता है। तो इसने पहली फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में। लिख लीजिए मसूलीपट्टनम, ठीक है। क्लियर? एक और स्टार लगा करके एक घटना लिख लीजिए। बाद में देखो, बाद में 1605 और 1610 के आसपास, लिख लीजिए 1610 ईस्वी। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। लिखिए, डचों ने पुलिकट भारत के पूर्वी तट पे है, पश्चिमी तट पे है? पूर्वी तट पे। पूर्वी तट, वेरी आंध्र गुड। प्रदेश तमिलनाडु के सीमा। ज्योग्राफी की स्टूडेंट है आप। पूर्वी तट पर, ठीक है। और इसको डचों ने अपना प्रमुख केंद्र कौन हो गया अब? इसका प्रमुख केंद्र डचों का 1610 के आसपास पुलिकट प्रमुख केंद्र हो गया। और स्टार इसलिए लगवाया था कि यहां पे देखो, यहीं पर लिख लीजिए, पुलिकट से डचों द्वारा या हॉलैंड वासियों द्वारा, ठीक है, स्वर्ण पैगोडा, ठीक है। एक तरह से आप लिख सकते हैं सोने का मुद्रा, ठीक है। स्वर्ण पैगोडा जारी किया गया या ढालने का कार्य प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना, डचों ने स्वर्ण पैगोडा कहां से जारी किया था? पुलिकट से, ठीक है। अब बाद में देखो, जब पूर्वी तट पे आया तो अब जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पुर्तगाली पूर्वी तट पे किस तरह से वो बंगाल के तरफ बढ़ना शुरू किया था। और आपने कहानी सुना कि बंगाल के तट पे हुगली को किस तौर पे वो यूज करता था पुर्तगाली? लूटपाट के केंद्र के तौर पे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हुगली को लूटपाट केंद्र के तौर पे किसके द्वारा यूज किया जाता था? पुर्तगालियों के द्वारा। और आपने ये भी कल का कहानी सुना था कि किस तरह से पुर्तगालियों को शाहजहां ने वहां से खदेड़ दिया था हुगली से। याद है या भूल गए? 1632 का घटना, ठीक है। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ भगाया था। तो अब देखो, ये पुलिकट पे आ गया तो ये भी आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा, ऊपर की ओर, कहने का मतलब उत्तर की ओर। तो उत्तर की ओर मतलब बंगाल की तरफ। तो सबसे पहले देखो, कोशिश तो करा गया था बंगाल में, जो सबसे पहले ये पहुंचा था, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, वो पहुंचा था 1650 50s में, मतलब 1650-53 के आसपास, 53 लिख लो, यानी 1650s भी इसको लिख सकते हैं।
के में ये आगे की ओर बढ़ना शुरू किया था। और 1653 में अगर बंगाल में देखा जाए, बंगाल में तो सबसे पहला केंद्र बनाया था इन्होंने चीनसुरा, चीनसुरा, ठीक है, चीनसुरा लिख लिया। सोलह सौ तिरपन चीनसुरा को इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, बंगाल में इसका केंद्र कौन सा था? चीनसुरा। आगे बढ़े, बाद में देखो चीनसुरा के बाद ये धीरे धीरे बंगाल में यानी कि 50s में ही, 50-60 के बीच में करीब आप लिख सकते हैं कि 1658 के आसपास डच का जो केंद्र हो गया था व्यापार का बंगाल में, कासिम बाजार, कासिम बाजार, बालासोर, बालासोर, कासिम बाजार के अलावा अन्य में लिख दीजिए कि बालासोर, यानी कि पूरब में देखिए इसका जो मुख्य केंद्र था चीनसुरा, और चीनसुरा के बाद कासिम बाजार, ये दोनों मुख्य केंद्र हैं। ठीक है, बालासोर से भी था और नेकपत्तनम से भी था, तो ये सब घटना इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? एक बार रिवीजन करना बुक को, चीनसुरा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए तो, एक क्वेश्चन लिखिए जो अभी हमने देखा। क्वेश्चन है हमारा कि 1653 में, 1653 में डचों ने कहां पे अपना व्यापारिक केंद्र या फैक्ट्री बनाया था? चीनसुरा में, ठीक है। तो लिख लीजिए चीनसुरा में स्थापित, चीनसुरा में स्थापित डचों के किला या फोर्ट, किला या फोर्ट को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो इसका आंसर लिख लो। क्या नाम था इसका? बताइए। डचों ने चीनसुरा में बताया कि बंगाल में जब डच 1553 के आसपास बंगाल में पहुंच गए थे और चीनसुरा को केंद्र बनाया, तो वहां पे जो किला बनाया था उस किला का क्या नाम था? से नहीं याद है। गुस्तावुस, याद रखना, गुस्तावुस। केवल ये याद रखना है कि ब्रिटिश ने बंगाल में कौन सा फोर्ट बनाया था? ब्रिटिश का तो याद होगा। लिख लो, गुस्तावुस फोर्ट का निर्माण इन्होंने बंगाल के चीनसुरा में किया था। क्लियर? चलो लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखना, असत्य कथन कौन सा, या एक ही कथन दूंगा इसमें असत्य, उसके लिए टेंशन मत करो, असत्य है। पहला लिखो ए, लिखिए भारत आने वाला पहला डच व देर हेग था। भारत आने वाला पहला डच, ठीक है, कौन था? वादेर हेग। बी लिखिए, डचों ने
डचों ने 1610 में डचों ने 1610 में पुलिकट को केंद्र बनाया। सी लिखिए। सी लिखिए। नेक्स्ट, डचों ने भारत में, ठीक है, भारत में स्वर्ण पैगोडा जारी किया। स्वर्ण पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा, पै लिखना, पैगोडा जारी किया। और डी लिखो, डचों का मुख्य व्यापार, भारत से लिख देना, भारत से डचों का मुख्य व्यापार मसाला का था। ठीक है, किसका था? मसाला था। कौन सा असत्य है? सर डी वाला, मसाला के इंडोनेशिया से करते थे, वो सब कपड़ा का व्यापार थे। ठीक है, डी वाला। देखो आसान है, इसमें सब हमने पढ़ा कि किस तरह से बादेर हेंग आया था भारत में। कब आया था? आप देखा आपने कि 1605 में पहला अभियान इसी का था। फिर पुलिकट को केंद्र बनाया था 1610 में। ठीक है, और डचों ने स्वर्ण पैगोडा जारी करा था यही पुलिकट से। तो एक नोट डालिए, अभी जो आपने लिखा कि भारत में, आपने आंसर दिया कि भारत में डचों का मसाला का व्यापार नहीं था। ठीक है, तो एक नोट डालो यहाँ पे, नोट इसी क्वेश्चन के साथ साथ नोट डालिए और लिखिए, डच भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे। ठीक है, डच भारत से मसाला, ठीक है, का निर्यात नहीं करते थे। लिख लिया। इसका जो मुख्य व्यापार देखो, डच तब व्यापार क्या करते थे? तो सूती वस्त्र, चाहो तो लिख लो, सूती वस्त्र लिख लीजिए, नील और सोरा। ठीक है, सोरा काफी महत्वपूर्ण है। और खास करके जो भारत में, अगर बाद में आप बिहार स्पेशल पढ़ेंगे तो बिहार किस तरह से सोरा का केंद्र था ब्रिटिश व्यापार का, याद है ना? सोरा, अफीम, नमक, चावल, अफीम, नमक, चावल आदि वस्तुओं का ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन ध्यान रखना, यहां से निर्यात में मसाला शामिल नहीं था डचों में। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर? जी सर। हाँ, तो देखो ये था हमारा डच के बारे में। अब और अब देखो, डच के बाद हम देखेंगे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश शुरू कर दें या इतना रहने दूं? रिवीजन करके आगे बढ़ोगे या बताओ? सर ब्रिटिश शुरू कर देंगे, रिवीजन कर लेंगे। ब्रिटिश से कल करो। कुछ थोड़ा पढ़ी थी, अब बस नींद लग गया। आपको पढ़ाने के बाद पढ़ रही थी, कॉफी लेट हो गई थी। लेट हो गया। चलो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी फिर हम शुरू करेंगे इसको, कोई बात नहीं। देखो, अगर हम अंग्रेज की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, इसको मैंने खूब डिटेल में पढ़ाया है, याद है? या ब्रिटिश इंडिया जी सर। पॉलिटी में ही हिस्ट्री का इतना सारा चीज पढ़ा दिया है आप लोगों को कि पूछिए मत। अच्छा, ये चीज बताओ, क्वेश्चन एक मेरा क्वेश्चन है कि जब भारत में समुद्री व्यापार ब्रिटिश का नहीं हुआ था तो क्या स्थल मार्ग से व्यापार होता था? क्वेश्चन है, स्थल मार्ग से। यूरोपीय लोगों का व्यापार तो स्थल मार्ग से होता था, उधर कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते से।
कुस्तुनतुनिया वाला रास्ता से जो मैंने बताया था कि फारस की खाड़ी कुस्तुनतुनिया, बाद में जब ऑटोमन साम्राज्य के कारण वो किस तरह से वहां पे बाधा उत्पन्न हुई थी, तो बताइए पहला स्थल मार्ग से जो आवाज कौन। नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। फिर आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को बताया, आपको पिछले क्लास से, शायद पिछले क्लास में बताया था कि कौन सी ऐसी कंपनी थी जो स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए उसे मान्यता दिया था ब्रिटिश ने। बताइए, डेट भी लिख दूं? डेट बताया था मैंने 1593 को। एक ब्रिटिश कंपनी है जिसे स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए अनुमति दी गई थी। कौन सी कंपनी थी? लिवेंट। ठीक है, सर ये प्रेसिडेंट को अक्सर मार्ग से मिला था। हाँ, लिवेंट कंपनी। क्लियर। देखो, अभी अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप लोगों को मैंने लिखवाया भी था कि द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, याद है? जिसे हम आमतौर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुआ था 1600 में। कब? 31 दिसंबर, एलिजाबेथ फर्स्ट। और अभी भी एलिजाबेथ फर्स्ट का काल है। तो ये सबसे पहले स्थल मार्ग से लिवेंट कंपनी आई थी। जब समुद्री मार्ग से देखो, और इसको जब दूसरा क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो जिसे हम आमतौर से क्या नाम कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका पूरा नाम क्या था? द गवर्नमेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ठीक है, ऑफ लंदन, ट्रेडिंग राइटिंग समझ में आ जाती है? इनटू जी सर। द ईस्ट इंडीज। सर इसका नाम हमको याद नहीं होता है। कोई बात नहीं। द ईस्ट, बहुत कुछ याद नहीं होता है, इंडीज। ठीक है, इस नाम से इस कंपनी की स्थापना हुआ था। और कंपनी बना था कब? इसकी स्थापना हुआ था 1600 में। डेट लिख लो, पूरा डेट ही लिखवा, डेट लिख लीजिए, 31 दिसंबर। याद है? ये पढ़ाया हुआ है सब, 31 दिसंबर 1600 में। और इस, हाँ, संस्थापक के समय में मैंने बताया था कि इस पे क्वेश्चन पूछता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो उस समय एलिजाबेथ के बारे में पूछ देगा। तो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। वहां की जो सम्राज्ञी हैं वो है एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ फर्स्ट। और कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस समय भारत के शासक कौन था? भारत में मुगल का काल है, तो भारत में अकबर। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना हो रहा है, तो ब्रिटेन में जो सम्राज्ञी है वो एलिजाबेथ है, और भारत में जो शासक है वो अकबर है। शासक देखो, स्थापना के समय शासक, ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि स्थापना के समय शासक कौन था? तो अकबर है। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो ब्रिटेन में जो एलिजाबेथ का काल है, वो एक, इसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के इतिहास का एक स्वर्ण युग है। ठीक है, इसका काल स्वर्ण युग के तरह से इसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, और इस समय कई सारे महत्वपूर्ण काम किए गए थे, और इसमें एक प्रयास ये भी था एलिजाबेथ के काल का कि द गवर्नर एंड कंपनी, ठीक है, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना।
ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, और ये क्या है इसके बारे में ये भी आप देख रहे हैं, ब्रिटिश जिसे हम आमतौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, ये भी किसी एक व्यक्ति का कंपनी नहीं है। ठीक है, ये विशाल व्यापारियों का संघ है, एक तरह से समझो। क्या है ये? विशाल व्यापारियों का संघ है, मतलब कई सारे व्यापारियों का इसमें पूंजी क्या लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है। समझ में आया? लिख लिया, ये आगे बढ़े। जी सर। हाँ, अब देखो, अब जब आप आपने देखा कि और इसे 15 साल के व्यापार का ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति भी मिली थी। तो जब ये पहला अपना अभियान करेगा कंपनी का, जब पहला फर्स्ट अभियान होगा कंपनी का, ठीक है, तो, लिखना है तो लिख लो। कल फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि अलग अलग क्लासेस का अलग अलग हो जाए तो सही रहेगा, नहीं तो देखते हैं। देखो, फिर जब कंपनी 1601 में 1601 ईस्वी में कंपनी कहाँ पहुंची थी? कंपनी की जो पहली यात्रा हुई थी ईस्ट की तरफ, पहली यात्रा, तो कंपनी कहाँ पहुंची थी इसमें? अपनी पहली यात्रा में कंपनी इंडोनेशिया आई थी। ठीक है, क्लियर? और आपने याद करो, स्टार लगवा के लिखवाया था 1608, याद है? 1608। जी सर। हाँ, 1608 किसका काल है? जहांगीर का। जहांगीर का। और 1608 में भारत में कंपनी आई थी, और किसके नेतृत्व में आई थी? 1608 में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसे हम आमतौर पे लिखेंगे ब्रिटिश, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इस नाम से हम इसे संबोधित करेंगे। तो 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, किसके नेतृत्व में आया था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन, ठीक है, हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में, लिख लो, कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो कंपनी का एक प्रतिनिधि मंडल, व्यापारी मंडल है, सबसे पहले कहां पहुंचा था? सूरत में। सूरत में, और यही कहते हैं कि सूरत में अस्थाई, याद है, अस्थाई नहीं, अस्थाई फैक्ट्री की क्या किया था? स्थापना किया गया था। क्लियर? और हम देखते हैं कि जब कंपनी का जब ये कैप्टन हॉकिंस जब जहांगीर के दरबार में गया था, क्लियर, जहांगीर के दरबार में गया था, तो इसे व्यापार करने का जो अधिकार है वो तो नहीं मिला, लेकिन जहांगीर ने इसका काफी स्वागत किया था, वेलकम किया था, और इसे कई सारा चीज प्रदान किया था। जहांगीर ने इसको, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि कितने का मनसब दिया था कैप्टन हॉकिंस को? वेरी गुड, 400 का मनसब दिया था। तो 400 का तो मनसब दे दिया, ठीक है, और दूसरा एक उपाधि दी थी। क्या उपाधि दिया था? खान। खान, इंग्लिश खान। इंग्लिश खान। ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। और कुछ और भी इसका खुश होकर के इसके लिए कुछ ब्याह शादी का भी आयोजन किया गया था, और एक शादी का भी आयोजन किया था। ठीक है, कौन सी महिला थी, कहाँ की महिला थी, याद करिए। इसके लिए कैप्टन हॉकिंस की शादी भी करवा दी गई थी। इससे बड़ा उपहार क्या होगा बताओ? फ्री में बेचारे को एक आर्मेनियन स्त्री से शादी करवा दिया था, याद है? नहीं सर, ये वाला फर्स्ट क्लास मेरा छूटा था और उसमें मिला नहीं था। बहाना, एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट क्लास को तो मैं यूट्यूब पे शायद अपलोड भी कर दिया था, है? नहीं, उस समय मांगी थी, उसमें था, लेकिन ये और मेरी बेटी उसका पन्ना फाड़ के फेंकी थी।
हाँ, तो क्लास में रंजीत भी थे। उसके बाद क्या नाम है, और लोग भी था, तो उन लोगों से तो कांटेक्ट में थे ही, तो पन्ना फाड़ करके इसका फेंचोगे। अर्मेनियन स्त्री का नाम क्या था? नाम नहीं याद, सीधा लिखा है अर्मेनियन स्त्री से इसकी एक विवाह भी करवा दिया था। बताओ, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कहते नहीं है कि एक तरह से देखा जाए तो शादी तो करवा दिया, लेकिन व्यापार का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, क्लियर, लिख लिया। अब जरा एक क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया सारा। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब जैसे देखो, आपने लिखा कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था भारत। ठीक है, उस समय जहांगीर का काल है, ध्यान रखना, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी अकबर के काल में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन लिखो, जब कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था तो किस जहाज से आया था? लिखिए, कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर। कैप्टन हॉकिंस ये भी लिखवाया था, भारत किस जहाज से आया था? अरे हेक्टर न था? हाँ, जहाज से आया था। ठीक है, इसका आंसर है हेक्टर। ठीक है, जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। तो ये है कुछ फैक्ट आपका हॉकिंस का। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, इसने व्यापारिक एकाधिकार या व्यापार की जो बात है वो जहांगीर से इसे बन नहीं पाया, बढ़ नहीं पाया। ठीक है, बाद में हम देखते हैं 1611 में जब अब हम आगे की घटना है कि किस तरह से मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाया जाएगा। फिर बाद में एक दूसरा अभियान आएगा 1615 के आसपास में, जब ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम होगा। ठीक है, ये सब मैं लिखवा दूंगा। जेम्स प्रथम के समय में एक सेकेंड अभियान आएगा, क्लियर। और उस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? जेम्स प्रथम के काल में जो अभियान आया था उसका नहीं पता। नहीं पता। देखो, बाद में जब आपने देखा कि अभी 1608, एक डेट याद रखो, 1608 भारत के संबंध में एक डेट याद रखना है, 1611। नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं। 1611 ईस्वी ये मसूलीपट्टनम केंद्र बना था। पत्तनम लिख लो, एक छोटा छोटा डेट लिख लो, बाद में कल इसको और डिटेल से मैं लिखवा दूंगा। देखो, इसके बाद जब 1615 में एक और अभियान भेजा गया था, और दूसरा अभियान है, और ये दूसरा टॉमस लो था। हाँ, 1615 में दूसरा अभियान आया था, और ये आया था ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट के काल में। लिख लेना, ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, जेम्स प्रथम के काल में आया था, और इस अभियान का जो नेतृत्व करता था, इसका किसके नेतृत्व में था? तो याद रखना, सर टॉमस रो। और यही टॉमस रो है जो व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करेगा। ठीक है, और ये जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहा था। ठीक है, जो लिख देना, टॉमस रो, ये सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 3 वर्षों तक रहा है। ठीक है, 1618 तक रहा था, मतलब 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहा, और इसे व्यापार करने संबंधी लिख लो। ठीक है, और इसी का लिख लेना, सर टॉमस रो के बारे में लिख लो कि जहांगीर के दरबार में 3 साल तक रहा, और व्यापार संबंधित एकाधिकार नहीं लिखना, अधिकार। एकाधिकार और अधिकार में अंतर है। व्यापार संबंधित अधिकार प्राप्त किया। तो ध्यान रखना,
हॉकिंस को व्यापार संबंधित एकाधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। ब्रिटेन का जो व्यापारिक एकाधिकार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें यहाँ पे अगर व्यापार की बात करें तो ये कुछ दो तीन तरह के अधिकार मिले थे, जिसमें व्यापार करों में छूट से संबंधित 2 लाइसेंसेस को दिया गया था। ठीक है, तो यहीं से भारत में सर टॉमस रॉ के काल से भारत में अगर कर छूट के साथ व्यापार की बात करें, व्यापार तो पहले कर रहा है लेकिन दरबार से अधिकार मिला था टॉमस रॉ को। ठीक है, मतलब मुगल दरबार से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन था व्यापार के लिए? सर टॉमस रॉ। याद रहेगा? जी सर। हाँ, तो ये था। इसके बाद देखो अब धीरे धीरे जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पुर्तगाली ने अपना वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ाया, डच ने अपना एकाधिकार किस तरह से, जो अपना अधिकार है एकाधिकार स्थापित करने के लिए क्षेत्र का किस तरह से विस्तार किया, कैसे वो मतलब दक्षिण से पूरब की तरफ बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश और इन लोगों से एग्रेसिव है, और यही एग्रेसिवनेस के कारण बाद में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में क्लैश भी होगा। तो अब देखो यहाँ पर ब्रिटिश भी धीरे धीरे जब व्यापार का अधिकार मिल गया टॉमस रो को, तो एक तरफ तो व्यापार का अधिकार मुगल ने दे दिया, दूसरी तरफ क्षेत्र की महत्वाकांक्षा इसकी बढ़ने लगेगी। और जो पहला जो क्षेत्र की महत्वाकांक्षा में जो पहला टकराव आप देखेंगे 1632 में, अब यहाँ पर आकर के ये अपना महत्वाकांक्षा दिखाना शुरू करेगा। और बाद में एक आपको डेट याद रखना होगा, डेट याद रहे तो ठीक है, नहीं तो एक घटना याद रखना पड़ेगा 1632 ईस्वी में, जब इसकी महत्वाकांक्षा प्रबल हो रही है अब धीरे धीरे। और ये गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से, ठीक है, 500 पौंड वार्षिक कर ये दे करके गोलकुंडा हासिल कर लेगा। ठीक है, तो अब एक तरह से जब 1632 में गोलकुंडा से, ठीक है, एक यहाँ का सुल्तान था अब्दुल कुतुब शाह। अब्दुल कुतुब शाह से, ठीक है, 500 पौंड पे, मात्र 500 पौंड वार्षिक, प्रति वर्ष वार्षिक देने के बाद गोलकुंडा के जितने भी बंदरगाह थे, ठीक है, वहां से व्यापार का अधिकार ये प्राप्त कर लेगा। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिश के लिए जो 1632 का जो गोलकुंडा के बंदरगाहों से व्यापार का अधिकार था, ये भी एक इसके लिए क्या था? सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान था। सुनहरा फरमान था। फर्रुखसियार के बारे में लिखवाया था। फर्रुखसियार के ने व्यापारिक एकाधिकार का कब दिया था ब्रिटिश को? याद करो, जब पोस्ट मुगल लिखवाया था आप लोगों को, वहां पे मैंने बताया था। वो दिया था 17 में। 17 में? कौन सा 17? 1917 या 1617 या 1717, 1817, 2023 बात, मतलब 2020, 17, कौन सा 17? नहीं, 1500। 1500 में? वाह, 1500 में फर्रुखसियार कहां से पैदा हो गया? पोस्ट और मतलब जब मैंने पोस्ट मुगल पढ़ाया था तो औरंगजेब को खत्म होने के बाद पढ़ाया था ना। 1707, 1717 है 1517 किसका काल होगा? नहीं सर, 1717 था। तब ये तो पूरा इतिहास ही दोबारा लिखना पड़ेगा इतिहास, लगता है आप लोगों के लिए है। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। 1717 याद था, फिर भुला गए सर। हाँ, तो ध्यान रखो, जो व्यापार करने का जो पहला सुनहरा फरमान अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? अब्दुल कुतुब शाह ने। ठीक है, याद रखना। कौन? गोलकुंडा। याद रहेगा। ये है। फिर देखो आगे और भी कई सारे घटनाएं, अभी तो शुरुआत है 1639 में। बाद में हम देखेंगे कि चंद्रगिरी के शासक से अंग्रेज ने मद्रास पट्टा पे लेगा,
तो फिर मद्रास, यहाँ से मद्रास में किलाबंदी करेगा। तो याद करो, मद्रास में अभी हमने देखा कि डच ने इंग्लैंड, मतलब कि जो बंगाल में चिनसुरा में अपना फोर्ट बनाया था, उस फोर्ट का नाम क्या था? डच ने फोर्ट बनाया था गुस्तावुस फोर्ट। क्या नाम बताया था डच का? ताउस। हाँ, चिनसुरा में। ठीक है, चीन सुरा बंगाल में। तो बताया कि इसने बनाया था गुस्तावुस, गुस्तावुस। और बाद में जब अंग्रेज 1632 में, देखो, अब्दुल कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान दिया और गोलकुंडा से व्यापार करेगा। इतना से नहीं, तो चंद्रगिरी जाएगा। चंद्रगिरी के शासक से वो मद्रास पट्टा पे लेगा, और मद्रास पट्टा पे लेने के बाद अंग्रेज भी मद्रास को किलाबंदी करेगा, मतलब एक फोर्ट बनाएगा मद्रास में। ठीक है, याद रखना, ये चंद्रगिरी के शासक से मद्रास लेने के बाद। ठीक है, तो मद्रास में अंग्रेज ने जो किला बनाया था उसका नाम क्या था? सर चंद्रगिरी से अंग्रेजों ने लिया। हाँ, चंद्रगिरी के शासक से मद्रास लिया था पट्टे पे। ठीक है, और उसको किला बनाया था। तो मद्रास में जो किला बनाया था ब्रिटिश ने, तो उस किला का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। ठीक है, उसका नाम रखा था सेंट जॉर्ज। और बंगाल में भी बाद में किला बनेगा, याद है? तो चलो, कल का जो क्लास होगा हमारा, तो कल के क्लास में हम शुरुआत ही करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, और जो आज का क्लास है उसका एक बार रिवीजन, इतना लिख लिया, एक बार रिवीजन कर लेना। कल फिर से शुरू से फटाफट, ये बोर्ड पे रहेगा हमारा, इसको फटाफट आपको यहाँ से लिखवा करके और हम आ जाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ तक नहीं लिखवाऊंगा, यहाँ तक केवल समझा दूंगा। 1632 तक अब्दुल कुतुब शाह से 500 पौंड वार्षिक पर क्या लिया था इसने? कहाँ व्यवहार करने का अधिकार किया था? गोलकुंडा। ठीक है, हाँ, गोलकुंडा का सुल्तान है। और ये गोलकुंडा के सभी बंदरगाह, तो लिख लो गोलकुंडा इसमें, और यहाँ पे लिख लो गोलकुंडा। ठीक है, और हाँ, और यही अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से अब्दुल कुतुब शाह द्वारा दिया गया सुनहरा फरमान था। नेक्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे 1639 वाला, चंद्रगिरी वाला। ठीक है, तो देखो, आप लोग जब पढ़ते हो तो ब्रिटिश ने फोर्ट बनाया दो जगह, एक बनाया मद्रास में और दूसरा बनाया बंगाल में, तो वो तो खूब याद रहता है। लेकिन डच ने भी चिनसुरा में फैक्ट्री बनाया, वो बनाया था, किलेबंदी किया था। उस किला का नाम क्या था? फोर्ट का नाम क्या था? कौन याद रखेगा? ठीक है, गुस्तावुस फोर्ट याद रखना है डच का, इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है। देखो, ये जो क्लासेस है हिस्ट्री का जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो ये केवल आपके केवल ऐसा नहीं है कि किसी पीसीएस में ही काम आएगा, ये आईएएस में भी उतना ही काम आएगा। यानी यूपीएससी के पेपर में पीसीएस जितना है, चाहे यूपी हो, बीपीएससी हो, चाहे आप कहीं का भी पीसीएस दे रहे हैं, तो इतिहास वहां पढ़ना ही। इसके अलावा देखो, पीजीटी हिस्ट्री है, तो वहां पे भी ये काम आएगा। पीजीटी हिस्ट्री में तो भरपूर काम आएगा। इसके बाद देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जहां इतिहास के क्वेश्चन होते ही होते हैं और जम करके होता है, तो वहां पे भी काम आएगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है हिस्ट्री जो कहीं पे भी खाली नहीं रहता, सभी एग्जाम में, सभी पेपरों में काम आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए और अच्छे तरीके से जो नोट बना रहे हैं उसका रिवीजन करिए। क्लियर? फिर कल करते हैं, हाँ, कल रखते हैं क्लास। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम।